दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या जो आज पृथ्वी की रूपरेखा है, जो संरचना है पृथ्वी की, वो कैसे बनी और कितने टाइम में ये बनकर तैयार हुई। इन सारी बातों को हम बात करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी की जन्म कब हुआ, या हम कहें कि आज पृथ्वी की कितनी एज हो चुकी है। अगर हम उसके बर्थ की बात करें, हम कहें किसी इंसान की, अगर हम कहें तो कहते हैं कि आज 7 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। ऐसी पृथ्वी को कितने साल हो गई, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में पृथ्वी की आयु है कितनी पृथ्वी की आयु है, इन बातों पर हम बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो आज हमारे यहाँ महाद्वीप बने हुए हैं, क्या वो पहले से स्ट्रक्चर में थे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नक्शा बना हुआ है, ये जो मैप बना हुआ है, ये पहले पृथ्वी का था। क्या आज भी पृथ्वी ऐसी है? भैया आज ऐसी नहीं है। तो आज कैसी है, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, दिखाना भैया है पास करके। तो ये पृथ्वी हो गई गोल। अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यहाँ हम बात करें तो यूरोप, यहाँ एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसे है आपकी पृथ्वी, ऐसी है अब इस रूपरेखा में है। जैसे हम बात करें तो ये एशिया है, तो यहाँ हमारा भारत है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। ऐसे करके पृथ्वी अब जिस स्ट्रक्चर में है वो इस आकार में है। जूम करके भैया दिखाना थोड़ा सा। हाँ, आइए, पहले पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, तो हम इसी पॉइंट पे बात करते हैं। पहले पृथ्वी ऐसी हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है कि आज जो महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पहले ये सब लोग एक दूसरे से सटे हुए थे, मतलब चुपके हुए थे, अलग अलग नहीं थे। जैसे आज हम बात करें तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ फिर गैप हो गया, पानी पानी हो गया, समंदर आ गए, यहाँ एशिया हो गया, फिर यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी समंदर हैं, अंटार्कटिक महासागर हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब हैं, पहले सब एक ही था। मतलब जितना भी महाद्वीप था उसका नाम एक ही था, अलग अलग महाद्वीप नहीं थे एक बार। अभी तो महाद्वीप अलग अलग हैं, काफ़ी सारे महाद्वीप हैं, एशिया है, यूरोप है, पहले सब एक ही था, सब सटा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना हुआ था पृथ्वी का, जिसमें हम बात करें सबसे ऊपर हम देखते तो यूरेशिया था। यहाँ हम देखें ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूरा इसको मिलाकर हम कहते थे पहले, इस पूरे महाद्वीप को मिलाकर, इन सब महाद्वीपों को मिलाकर हम कहते थे इसको पैंजिया महाद्वीप। क्या नाम था पहले पृथ्वी का? पैंजिया महाद्वीप नाम था। और इसके बाहर ऐसे करके पूरा महासागर से घिरा हुआ था पृथ्वी हमारा, ये हम कहें अर्थ हमारा ऐसे करके महासागर से घिरा हुआ था। इसके बाहर चारों तरफ महासागर था सॉरी, उस महासागर का नाम क्या था? तो उस महासागर का नाम मैं आपको बताऊं तो उसका नाम था पैंथालासा। जो पृथ्वी के बाहर महासागर आपको दिखेगा, या जो हम बता रहे हैं ऐसे करके पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी या अर्थ, इसको हम कहते थे पैंथालासा महासागर। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ें पहले यहाँ समझाना, तो यही आते हैं लौट कर। पृथ्वी पहले ऐसे थी, एक बात आप समझ लीजिए, पृथ्वी पहले ऐसी थी, इस स्ट्रक्चर में बनी हुई थी, और इसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। इन सब महाद्वीपों को मिलाकर अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक दूसरे सटे हुए थे, एक ही आकृति में थे। तो इस पूरी आकृति को हमने एक ही नाम दिया, इसका नाम रख दिया पैंजिया महाद्वीप। क्या नाम रख दिया? पैंजिया महाद्वीप। जैसे हमने इसको पढ़ा, इस पॉइंट को हमने समझने का प्रयास किया कि इसका नाम पैंजिया महाद्वीप रखा, तो फिर एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि सर इसका नाम पैंजिया किसने रखा और कब रखा गया? तो जब हिस्ट्री पर, जब अर्थ पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, पृथ्वी की जब आयु जानने की कोशिश की, या पता लगाया कि पृथ्वी अपनी रूपरेखा में कब आई, या इससे पहले इसकी आकृति क्या थी, तो एक वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेजेनर। अल्फ्रेड वेजेनर की हम बात कर रहे हैं। एक अल्फ्रेड नोबल हैं और जिनकी याद में, जिनके कहने पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है। वो अल्फ्रेड नोबल अलग हैं और ये अल्फ्रेड वेजेनर हैं, ये वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने ही नाम दिया पैंजिया महाद्वीप। पृथ्वी को एक नाम दिया जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। पृथ्वी तो है ही वो बहुत पूरी,
लेकिन जिसके अंदर जो महाद्वीप थे, जैसे आज एशिया महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पहले एक ही महाद्वीप था और उसको क्या नाम था, उसका पेंजिया था। नाम किसने दिया? अल्फ्रेड वेजेनर ने दिया। कब दिया? 1928 में दिया। क्यों दिया? इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है। सर पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये इंग्लिश में उनकी पुस्तक है, इंग्लिश में उन्होंने लिखी, क्योंकि ये अंग्रेज़ हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, हम भारतीय हैं तो इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। ये एक लेखक की एक कला है कि वो किस कला में लिखना चाहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता लैंग्वेज से। यदि हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे इस पुस्तक का, तो इसका नाम निकलेगा महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये किताब लिखी एक वैज्ञानिक ने, उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेजेनर। और कब ये लिखी गई? 1928 में लिखी गई। 1928 में नाम दिया गया पेंजिया। सर पेंजिया का मतलब क्या है? पता तो लगे कैसे नाम दिया है पेंजिया? जैसे एक नाम आता है माफिया, भू माफिया, जमीन माफिया, ऐसे नाम आता है। तो माफिया नाम कहाँ से आया? तो माफिया नाम इटली से आया। तो ऐसे करके ये नाम कहाँ से आया पेंजिया? तो पेंजिया नाम दिया अल्फ्रेड वेजेनर ने। और पेन जो उठाया है उसका मतलब है संपूर्ण, हिंदी में जो हम करेंगे, और ये यूनानी भाषा का शब्द है जो पेन है। देखिए पेंजिया को हमने दो भागों में लिखा, पेन और जिया। तो पहले पेन के बारे में देखेंगे, फिर जिया के बारे में देखेंगे। तो पेन जो है इसका मतलब होता है हिंदी में संपूर्ण, और प्राचीन भाषा जो है इसको यूनानी भाषा में लिखा हुआ है पेन, और जब इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, या उर्दू में कहेंगे तो हम सारा हो जाएगा, पूरा। जिया की हम बात करें तो इसका मतलब पृथ्वी, और ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का या लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है जिया, और जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। तो इसको मिलाया तो क्या बन गया? संपूर्ण पृथ्वी। इसके अगर मैं अर्थ की बात करें तो आप समझ गए होंगे, संपूर्ण पृथ्वी इसका अर्थ हो जाता है। जूम करके भैया दिखाते रहिएगा। संपूर्ण पृथ्वी इसका अर्थ हो जाता है। जब मैं यहाँ लिखूँ तो फिर जूम कर देना, और जब मैं समझाने लगूँ तो फिर इसको जो है अपनी सही आकृति पर ले आना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके खूब बन सकते हैं। पहले पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बात करें, उसके नक्शे की बात करें, उसके मैप की बात करें, तो इस आकार में था, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे ऊपर यूरेशिया था, फिर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इस आकृति में था। बाद में तब्दीली आती रही, पृथ्वी घूमती रही, अब विस्फोट होते रहे, ये सड़क के यहाँ आ गया, ये सड़क के यहाँ आ गया, नॉर्थ अमेरिका ऊपर चला गया, साउथ अमेरिका नीचे आ गया, ऐसे आ गया, अफ्रीका यहाँ सड़क के यहाँ आ गया, इधर आपका जो है यूरेशिया और यूरोप बन गया, एशिया यूरोप, या आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। बीच में बहुत सारे समुद्रों ने क्या महासागरों ने अपनी जगह बना ली। मेरी बात आप समझ चुके हैं यहाँ तक? किताब का नाम ही वही है, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। आपसे कोई पूछ ले कि पेंजिया जो शब्द पृथ्वी को दिया गया, या जो नाम पृथ्वी को दिया गया पेंजिया, वो किसने दिया? तो वो दिया अल्फ्रेड वेजेनर ने। और किस सन में दिया? 1928 में दिया गया। और किस पुस्तक के माध्यम से दिया गया? तो उसका इंग्लिश हिंदी दोनों में अनुवाद होगा। अगर हिंदी में है तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति, इंग्लिश में है तो द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ये नाम आपको मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, ओशियन से आप समझ पा रहे होंगे महासागर की बात हो रही है, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीपों की बात हो रही है, तो आप इसका अनुवाद भी हिंदी में कर सकते हो। मेरी बात आप समझ चुके हैं यहाँ तक? तो ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के माध्यम से बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और देखिए भैया, नौकरी वही पाते हैं जो मुसलसल तैयारी करते रहते हैं, अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उनकी मेहनत जुबान से बोल रही होती है, लोगों के प्यार और उत्साह से बोल रही होती है। जब आपके गले में हार डाला जाएगा, आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, तो आप समझना कि आपने जो मेहनत जो दुबक्के की है, या पसीना बहा कर की है, या एक कमरे में बंद रहकर मेहनत की है, आज वो खुले में उजागर होकर आपको जो है एक अच्छा मुकाम दे रही है, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये होती है मेहनत। तो मेहनत करिए, आपको जो है एक दिन फतेह जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके साथ अल्लाह गॉड आपके साथ हमेशा रहेगा। आइए कम टू द पॉइंट। अब थोड़ा सा पेंजिया को लेकर हमें कुछ लिखना पड़े, कुछ हमें एक दो लाइन में इसकी जब व्याख्या करनी पड़े, तो हम व्याख्या कैसे करेंगे, है ना? ये भी हमें समझना चाहिए कि हमें इसकी व्याख्या करनी पड़े, तो व्याख्या हम लिखेंगे। तो व्याख्या में आप लिख लीजिए, आप लोग क्या करना है कि पेंजिया महाद्वीप लिखना है, और पेंजिया महाद्वीप लिखने के बाद ऐसे एरो लगाकर आप जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे। और उसमें आप लिखेंगे क्या कि एक विशाल एकीकृत, एकीकृत मतलब एक महाद्वीप, एक विशाल मतलब बहुत बड़ा, एकीकृत मतलब एक, और महाद्वीप की बात हो रही है, महाद्वीप मतलब
कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है। मेरी बात समझ गए आप? महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर मतलब महान या एकीकृत या बड़ा, और कॉन्टिनेंट मतलब समझ गए आप महाद्वीप था। एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था और जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, 250 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजोइक, एक व्यक्ति का नाम है पैलियोजोइक और एक मेसोजोइक युग, इनके नाम पर दो काल हुए, एक पैलियोजोइक काल या एक समय, एक पीरियड जिसे हम कहते हैं, एक का नाम है पैलियोजोइक और दूसरे का नाम है मेसोजोइक युग या काल या पीरियड या एरा। तो जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजोइक और दूसरा है मेसोजोइक युग के दौरान था। मौजूदा महाद्वीप जो आज मौजूदा महाद्वीप है, या हम कहें पृथ्वी का आज स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, आप जब देखेंगे पृथ्वी गोल करके आप देखेंगे, उसका ग्लोब जब देखेंगे या मैप को पूरा खोल के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पृथ्वी आज ऐसे स्ट्रक्चर में है। तो वो कह रहा है कि मौजूदा महाद्वीप है आज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या एशिया, तो अपने वर्तमान स्वरूप में इसी से निकल कर आए हैं, मतलब इसी टाइम पीरियड से, या जो एकीकृत महाद्वीप है या सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, इसी से अलग होकर जो है आज अपनी मौजूदा स्थिति में आए। तो किस में से आए हैं ये? सुपर कॉन्टिनेंट में से आए या एकीकृत महाद्वीप या पेंजिया महाद्वीप में से बने हैं आज हमारे नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, सॉरी एशिया मैंने बोला था तो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। और ये आपका यहाँ हो गया यूरोप और नीचे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, वो एक बात और आपसे कह रहा है, फिर ये यहाँ तक आप हेडिंग लिख लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम एंड एवरी स्टूडेंट रीड दिस पॉइंट। डजंट मैटर यू आर बिलोंग्स टू विच क्लास, डजंट मैटर you have at that time 9th class, 10th class, 11th, 12th, BA and other degrees, and you are competitive student या aspirant, so doesn't matter. You have a big need for study start point because of you are living in earth, understand? So it's very important point every student, so please totally focus on my videos and my lecture. Understand? After some time ago you feel very happy because of I am talking about this point. This point is very important for community, for all people. Okay, so come to the point. हम एक और पॉइंट लिख रहे हैं, आप नोट डाल के इस पॉइंट को लिख लेंगे। एक आपने ऊपर लिख लिया है, इसको लिखेंगे आप। एक विशाल महासागर जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुआ था, उसका नाम है पैंथालासा है। ये पैंथालासा रखा गया। ये आपका पृथ्वी का स्ट्रक्चर हो गया या महाद्वीप का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम पेंजिया कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो विशाल एक बड़ा महासागर था, इसका नाम रखा गया पैंथालासा महासागर। या इसको किस नाम से जाना जाता है? पैंथालासा महासागर के नाम से इसको जाना जाता है। अंडरस्टैंड? एग्जाम में आपसे पूछ ले कि पेंजिया महाद्वीप को किस महासागर ने घेरा हुआ था या उसको जो है अपने अंदर समाया हुआ था, तो उसका नाम है पैंथालासा महासागर। मेरी बात समझ गए आप यहाँ तक? आइए फिर और देखते हैं चीज़ों को। उसके बाद लिख रहा है कि पृथ्वी की आयु की हम बात करें, एज की बात करें, हम पृथ्वी की कितनी एज है, तो हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अरबों में है। हमारी पृथ्वी कब बनी, कब बसी? अरब वर्ष पहले। आजकल की पृथ्वी नहीं है। चुम्बा सा हुआ ना, लगाना के सर ये क्या कह रहे हैं आप? हम सही कह रहे हैं भैया। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको 4.6 अरब वर्ष पहले है पृथ्वी की आयु। पृथ्वी आजकल की नहीं है, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, करोड़ों लाखों वर्ष पहले। अरबों में बात हो रही है भाई साहब। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की आयु है, मतलब पृथ्वी अस्तित्व में आई और फिर उसमें तब्दीली आना स्टार्ट हुआ, पृथ्वी बन गई है। उसके बाद फिर उसमें जो है महासागर बनेंगे, हम उसमें महाद्वीप बनेंगे, उसमें जो है जीव जंतु आएंगे, सबका जन्म होगा, धीरे धीरे जानवरों का जन्म होगा, इंसानों का रंग आएगा। ये दौर चलता रहेगा। लेकिन पृथ्वी की आयु की हम बात करें या पृथ्वी अब कितने साल की हो चुकी है, अगर हम इसका बर्थडे बनाएं तो आप समझिए 4.6 अरब वर्ष की पृथ्वी हो चुकी है। मेरी बात समझ में आई? जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं
ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम देखें तो हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ें कि सबसे पहले कौन सी सभ्यता थी दुनिया के अंदर, तो उसमें 4 सभ्यताओं के नाम आएंगे। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक मिस्र की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक आपकी चीन की सभ्यता। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये इंडिया की सभ्यता है। मेरी बात समझ में आ गई आपके? तो आप देख लीजिए ये किस आधार पर कहा गया है। सर ये किसने कहा? हम कैसे मान लें कि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है? ये बात हम कैसे मान लें? तो ये बात इस आधार पर माननी पड़ेगी आपको कि इसकी जो आयु है, जो आयु का पता लगाया, इसकी जो पुष्टि की गई, वो उल्का पिंडों, जो उल्का पिंड होते हैं अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ है। जब हमने चंद्रमा की चट्टानों का विश्लेषण किया, चंद्रमा की चट्टानों को पढ़ना स्टार्ट किया, हमने उल्का पिंडों को पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर हमें पता लगा कि पृथ्वी की आयु इतनी है। क्योंकि चंद्रमा जो बना है वो पृथ्वी से ही बना है, और पृथ्वी का वो ग्रह है, एक उपग्रह हम कहें तो आप समझ लीजिए चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण से हमें पता लगा और उल्का पिंडों से कि पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। मेरी बात समझ गए आप? तो ये बात कही एक माध्यम से, इनके आधार से, लेकिन एक और बड़ा फेमस स्टेटमेंट रहता है, एक बड़ा फेमस तर्क रहता है, या 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर, 2 साइंटिस्टों ने मिलकर, एक का नाम रदरफोर्ड है और एक का नाम क्यूरी मेरी है। इन दोनों ने मिलकर जब रिसर्च किया, इन दोनों साइंटिस्टों ने जब पृथ्वी पर काम किया, पढ़ाई की, अध्ययन किया, तो इन्होंने पाया कि पृथ्वी की उम्र थोड़ी सी कम है। ये जो बताया जा रहा है उल्का पिंडों के हिसाब से या चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण के हिसाब से जो बताया जा रहा है वो नहीं है एग्जैक्ट कुछ और है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट ये भी है, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना आप। क्यों आपसे पूछे कि उल्का पिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण से जो पता लगता है पृथ्वी की आयु बताइए कितनी है? 4 ऑप्शन हो, 4.6 अरब, 4.5 अरब, 3 अरब, 2 अरब, 1 अरब, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वहीं दूसरी हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मोस्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों, जो पृथ्वी पर चट्टानें बनी हुई हैं और सबसे पुरानी चट्टानें और सर्वाधिक सबसे बड़ी चट्टानें। एक तो पुरानी चट्टानें जो बहुत पुरानी हो, और एक सबसे बड़ी चट्टानें हो, सर्वाधिक चट्टानें। और दूसरी बात, उन चट्टानों के रेडियोथर्मी पदार्थों के अनुसार, जो चट्टानें होती हैं उनका जो रेडियोथर्मी एक पदार्थ होता है, जैसे एक सी कार्बन पदार्थ होता है, सी कार्बन, इसको हम C14 भी कहते हैं। सर ये क्या है? C14 या सी कार्बन एक ऐसी विधि है, उस विधि के हिसाब से हम किसी मनुष्य के नाखून पे जब इसको टच करेंगे, नाखून को उठा के रिसर्च लैब में डालेंगे, तो हम पता लगा सकेंगे कि इसकी जो है आयु कितनी है। सर इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ी? तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी सभ्यताओं की जननी है, या वहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग थे या विकसित लोग थे, या एक अच्छी सभ्यता थी, खूबसूरत सभ्यता थी, तो वहाँ की लिपि तो लिखी हुई है, वहाँ भाषा तो लिखी हुई है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, लेकिन ऐसी उनकी एक लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमने फिर क्या किया, जब वहाँ से हमें कंकड़ हड्डियों के ढांचे मिले तो हमने उन ढांचों को उठाया और उनकी जो नाखूनों से पता लगाया, तो हमें पता लगा कि इनकी एज इतनी रही होगी। तो उस हिसाब से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम को देखा है। तो कुछ किताबें कहती हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर कुछ 2500 से 1500, कुछ 2350 से लेकर 1750, ऐसे करके बहुत सारे इसके मत हैं। तो इस आधार पर हमने पता लगाया। ऐसे ही एक और विधि है जिसको हम रेडियोथर्मी पदार्थ कहते हैं, और इसके हिसाब से पियरे पूरी, प्यारे, मेरे प्यारे, ऐसे याद कर लेना। तो प्यारे मतलब पियरे, और क्यूरी, मेरे प्यारे क्यूरी, प्यारे कह लीजिए आप, मेरे प्यारे क्यूरी एवं रदरफोर्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो इस पर रिसर्च किया और पृथ्वी की आयु को उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष है। वहीं उल्का पिंडों और चंद्रमा की चट्टानों का विश्लेषण करने के बाद हमें 4.6 अरब के बारे में पता लगा, तो यहाँ 3.9 अरब के बारे में पता लग गया है। मतलब पृथ्वी की आयु थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी अरबों में बात हो रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं लाई, या इन्होंने जो रिसर्च किया, इन्होंने जो चीज़ों को बताया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया।
सर अंतर कैसे नहीं आया कि जो बात ये कह रहे हैं तो रदरफोर्ड और पियरे क्यूरी तो ये भी अरब में बात कर रहे हैं 3.9 अरब, तो ये 4.6 अरब की बात कर रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए रदरफोर्ड और पियरे क्यूरी के हिसाब से पृथ्वी की आयु आज कितनी है? 3.9 अरब, 4.6 अरब, 4.5 अरब, 3.10 अरब। तो आपका आंसर होगा करेक्ट। तो 3.9 अरब वर्ष इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू पियरे क्यूरी एंड रदरफोर्ड। बोथ साइंटिस्ट क्लेरिफाई एज ऑफ अर्थ। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ गए आप? अब देखिए, अभी हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी की एज कितनी है, हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी की पहले रूपरेखा कैसी थी, किसने नाम दिया, क्या नाम दिया, किस टाइम पे दिया, इसका मतलब क्या होता है, किताब कौन सी है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी में तब्दीली आना कब से स्टार्ट हुई। पृथ्वी के अंदर जो तब्दीली आई, जो बदलाव देखने को मिला, जो हम कहें कि इंसानों का जन्म हुआ, जानवरों का जन्म हुआ, घास पैदा होने लगी, समंदर में घास पैदा हुई, पदार्थों बाहर जमीन पर घास पैदा हुई, थल स्थान पर बड़ी बड़ी चोटियाँ बनना स्टार्ट हुई, पर्वत हिमालय बनना स्टार्ट हुई। तो ये किस दौर में स्टार्ट हुई? तो इनको हम पढ़ने के लिए इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, इनको हम 4 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहले भाग को इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद 3 भागों की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हर भाग की एक अलग वीडियो होगी, एक अलग पार्ट होगा, जो कि आपको पृथ्वी की हर एक चीज़ को कंप्लीटली आपको समझा देगा। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जन्म कैसे आया, पृथ्वी पर मछली कैसे आई, डायनासोर कैसे आए, डायनासोर आए तो कब खत्म हुए और क्यों खत्म हुए, इन सारी बातों का जवाब हमारी आगामी वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब हम पूरा पृथ्वी की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हुए 3.9 अरब से लेकर आज तक आएंगे, आज तक की तारीख में आएंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। हमने पृथ्वी को 4 भागों में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें से पहला भाग है पुराजीवी, महाकल्प, सेकंड है मध्यजीवी। तो ऐसे करके हम फर्स्ट को देख रहे हैं, जिसका नाम है पुराजीवी महाकल्प, और इंग्लिश में इसको पैलाइजोइक एरा कहते हैं। पैलाइजोइक एरा हम जिसे कहते हैं, इसकी हम अगर बात करें कि इसका टाइम पीरियड को हमने कितना संभाला है, ये हम कहें जैसे नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, तो मोदी जी के हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 2014 से लेकर 2019 तक रहे, ये इनका टाइम पीरियड होगा ना। फिर 2019 से अभी जो है 2024 तक रहेंगे, तो चुनाव होंगे, फिर देखा जाएगा कौन आता है, तो इनका टाइम पीरियड हो गया। तो जैसे हमने इस काल को जब पढ़ना स्टार्ट किया, पहला जो एक इरा को हमने पढ़ना स्टार्ट किया या पुराजीवी महाकल्प को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो इसको हमने एक टाइम दिया कि इतने टाइम से लेकर इतने में हम जो है देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या हुआ। एक ही बार हम नहीं देख सकते, तो इसलिए हमने अलग अलग बांटा, या किसी टाइम पर किसका वर्चस्व ज़्यादा रहा, हो सकता है किसी टाइम पे मछलियों का वर्चस्व ज़्यादा रहा हो, किसी टाइम पे डायनासोर का वर्चस्व ज़्यादा रहा हो, किसी टाइम पर मनुष्य का वर्चस्व ज़्यादा रहा हो। तो हम सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते, मिलाकर एक एक करके पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं पॉइंटों को। तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक युग या प्राइमरी इपोक के नाम से इसको हम जानते हैं। मेरी बात आप समझ गए? इसको प्राजीवी महाकल्प या हम इसे कहें तो प्राथमिक युग या प्राइमरी इपोक के नाम से जानते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक हमने माना है। मेरी बात आप समझ गए? इसका टाइम पीरियड हमने 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना है। इतने टाइम के बीच में 59 करोड़ से लेकर 24 करोड़ के बीच में, या जो टाइम निकल के आ रहा है आप इसको 60 मान लो और इसको आप 25 मान लो, इसको हम जब घटाएंगे तो 35 आएगा। करीब करीब 35 करोड़ वर्षों के बीच में क्या क्या तब्दीली पृथ्वी पर आई, हम जो फर्स्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, पुराजीवी महाकल्प में हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ गए? चीज़ों को मैंने सॉल्व करते हुए आपको बताया है। बहुत लंबा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और जो पूछे जाएंगे वो मैंने लिख दिए हैं। तो इसको पढ़ने के लिए पुराजीवी जो हम आप समझ लीजिए 35 करोड़ वर्षों को हमें पढ़ना है, तो क्या हम एक भाग में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो इसको भी हमने फिर 6 भागों में बांट दिया। 6 भागों में इसका हम अध्ययन करेंगे। किसका? पुराजीवी महाकल्प का। इसका अध्ययन हम 6 भागों में करेंगे, जिसमें से पहला भाग है, इसका नाम है कैम्ब्रियन शक या कैम्ब्रियन पीरियड के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो पहला भाग इसमें आएगा कैम्ब्रियन पीरियड, और हम इसमें देखेंगे कि क्या तब्दीली आई या पृथ्वी के अंदर क्या होना स्टार्ट हुआ।
देखिए पृथ्वी में जब विकास होगा तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी दिया था, और जो हमारी पहली वीडियो आई है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, फर्स्ट वीडियो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर। तो हमने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि सर पहला इंसान कहाँ से आया। भैया पहला इंसान कहाँ से आया, तो साइंस कहता है कि पहला इंसान यहाँ से आया कि आप अपने घर पे जाइए, एक बोतल में पानी भरिए या एक मटके में पानी भरिए और उस पानी को ढककर रख दीजिए और एक हफ्ते बाद खोल कर देखना, तो आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। सर ये कीड़े कहाँ से आए? कीड़े तो सरजीव हैं, चलते हैं, गिरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कहाँ से आए? कीड़े आएंगे, कुछ और उत्पत्तियाँ होंगी, पेड़ पौधे आएंगे, फिर उनसे कुछ और बनेगा, ऐसे जबकि पृथ्वी में चीज़ें बनती रहेंगी। तो किस काल में क्या हुआ, तो हम पहला काल पढ़ रहे हैं, पुराजीव इसके अंदर 6 भाग है, तो हम कैम्ब्रियन पीरियड को पढ़ रहे हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या तब्दीली आई हम उसको देखेंगे। तो आप देखिए कैम्ब्रियन पीरियड में भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास हुआ। भारत में जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसका विकास होना स्टार्ट हुआ। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भारत है आज की तारीख में, पहले तो नहीं था, आज भारत है और उसके अंदर एक पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला, इसका विकास होना स्टार्ट हुआ। ये पर्वतमाला जो है बनना स्टार्ट हुई। अच्छा दूसरी बात यहाँ हुई कि समुद्र में सर्वप्रथम घास की उत्पत्ति हुई। समुद्र में घास नहीं थी इससे पहले, समुद्र खाली थे, सिर्फ पानी था, महासागर थे उसमें पानी था सिर्फ। लेकिन इस काल में कैम्ब्रियन पीरियड में जो है समंदर के अंदर जो है सबसे पहले घास की उत्पत्ति हुई या घास का बनना स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन पूछ ले जाके बताइए पृथ्वी में सबसे पहले घास की उत्पत्ति समुद्र में किस टाइम पीरियड में हुई, तो आप कह सकते हैं कैम्ब्रियन पीरियड में हुई। और कैम्ब्रियन पीरियड है पहला जो एक एरा का वो उस टाइम पर हुई, मतलब 59 करोड़ वर्ष से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष के बीच में हुई। तो ये 2 बात इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस काल में कैम्ब्रियन काल में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रही, समुद्र में सर्वाधिक सर्वप्रथम घास की उत्पत्ति हुई, दूसरा भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास हुआ। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेक्शन से या फर्स्ट पार्ट से। कैम्ब्रियन सबको हम पढ़ रहे हैं। सेकंड हम देखें तो उसका नाम है ऑर्डोविशियन पीरियड। मैं लिखा नहीं है, पीरियड आप लिख लेना, यहाँ सबके पीछे सब लगा हुआ है, आप लगा लेना। ऑर्डोविशियन पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मछलियों का विकास हुआ, मछलियों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मछलियों का विकास हुआ। आपसे पूछ ले कि मछलियों का विकास सर्वप्रथम किस पीरियड में हुआ, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में मछलियों का विकास हुआ। अब हम ये जान रहे हैं कि पृथ्वी में तब्दीली कैसे आना स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो पृथ्वी के अंदर देखने को मिला वो ये मिला कि विंध्याचल पर्वतमाला का उदय होना स्टार्ट हुआ, विंध्याचल पर्वतमाला बनना स्टार्ट हुई। और दूसरी बात समुद्र में घास आने लगी। तो सबसे पहले पृथ्वी में क्या तब्दीली आई? सबसे पहले पृथ्वी में घास आई समुद्र के अंदर, अभी जमीन पर नहीं आई है, अभी स्थल पर नहीं आई, इस बात को आप ध्यान रखना। अभी जमीन और स्थल में जो है घास नहीं आई है, घास जो आई है सिर्फ समुद्र के अंदर आई है। और विंध्याचल पर्वतमाला जो भारत के अंदर स्थित है उसका जो विकास होना स्टार्ट हुआ। मेरी बात आप समझ गए? दूसरी बात वो कह रहा है कि फिर क्या हुआ उसके बाद, तो फिर दूसरा पीरियड आएगा ऑर्डोविशियन पीरियड, उसमें मछलियों का विकास हुआ। अब समुद्र के अंदर मछली आने लग गई, मछली खूब तेजी से फैल रही है, मछलियों का खूब विस्तार हो रहा है। मेरी बात आप समझ गए? हालांकि इन दोनों के बीच में कीड़े मकोड़ों का जन्म हुआ होगा, कीड़े आए होंगे, कुछ और आए होंगे, कुछ छोटे मोटे पौधे बने होंगे, उनसे फिर मछलियों का रूप धारण हुआ होगा, तो फिर मछली आई। तो मछली का टाइम पीरियड की हम बात करें तो ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड है, मछलियों का विकास हुआ। थर्ड की हम बात करें तो सिल्यूरियन पीरियड के नाम से हम जानते हैं। इसमें जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण या आना या तब्दीली या बदलाव हुआ। मतलब जो जीव हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनका पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो गया। जैसे मेढक की हम बात करें, जैसे कछुए की हम बात करें, जैसे मगरमच्छ की हम बात करें, ये जमीन पर तो रहते, समुद्र में तो रहते हैं, लेकिन ये पानी से बाहर भी रह सकते हैं, मरते नहीं हैं। लेकिन मछली की हम बात करें तो पानी से जैसे निकालेंगे तड़पेगी और 1-2 मिनट के अंदर मर जाएगी, उसको पानी चाहिए। लेकिन फिर कुछ जीव ऐसे आए, कुछ ऐसे जीवों की उदय हुआ पृथ्वी पर कि वो जो है पृथ्वी पर भी रह सकते थे और वो जो है मतलब पृथ्वी मतलब स्थल पे भी रह सकते थे और वो पानी में भी रह सकते थे, मतलब दोनों जगह। तो वो कह रहा है कि रीढ़ वाले जीवों का विकास खूब हुआ। जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, उनकी रीढ़ की जो हड्डी हुआ करती है, तो रीढ़ वाले जो जीव हैं उनका विकास या उनका विस्तार खूब हुआ। और इसीलिए इस युग को जो है सिल्यूरियन पीरियड को जो है हम कहते हैं रीढ़ वाले जीवों का पीरियड या रीढ़ वाले जीवों का शक। मेरी बात समझ गए आप? शक मतलब टाइम पीरियड।
तो यहाँ लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। रीढ़ वाले जीवों का पीरियड किसे कहा जाता है, तो सिल्यूरियन को जो है रीढ़ वाले जीवों का पीरियड कहा जाता है। मेरी बात आप समझ गए। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। 4th पॉइंट में देखें हम तो डिवोनियन पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसे मृत्स्य युग कहते हैं। जैसे इसको हमने बताया कि रीढ़ वाले जीवों का युग कहते हैं या पीरियड कहते हैं, तो ऐसे ही इसको मृत्स्य युग कहते हैं। जब इसको मृत्स्य युग कहेंगे तो कहने का मतलब यह है कि मछलियों का विकास खूब हुआ होगा तेजी से। हालांकि मछलियाँ ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हुआ होगा, बहुत ज़्यादा मछलियों का वर्चस्व होगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है मछलियों का टाइम पीरियड। जैसे मोदी जी का टाइम पीरियड खूब चल रहा 2014 से लेकर 2019 तक। फिर कभी हमने कि पंडित नेहरू का चला, इंदिरा गांधी का चला, सबका टाइम पीरियड चलता है, बदलता रहता है। बीजेपी पहले भी थी, लेकिन अब इसका वर्चस्व चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे चला सबका, लेकिन इतना तो नहीं चला जितनी बीजेपी आज फैल रही है। ऐसे ही मछलियों की बात यहाँ हो रही है, मृत्स्य युग इसे कहते हैं। और उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। सर उभयचर क्या है, तो उभयचर वो है जो समंदर में भी रह सके और स्थल पे भी रह सके, जो दोनों जगह रह सके, निवास कर सके, उनको हम उभयचर जीव कहते हैं। अभी यहाँ जो है हमने ऊपर जो देखा, ऊपर वाले पॉइंट को हमने देखा, ये रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ, तो ये यहाँ देख लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि हम जो है ऐसे जीवों की हम बात कर रहे हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और जो है पानी में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी और पानी पर भी। जल चर जिसे हम कहते हैं, थल चर जिसे हम कहते हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उभयचर जीवों का खूब उत्पत्ति हुई और ज़मीन पर जंगलों का जन्म हुआ। जो ज़मीन है, जो मैं कहूँ थल है, एक तो समंदर हो गया, एक महासागर हो गया, उसके बाद जो बची कुछ ज़मीन है, जैसे हम कहें आज की बात हम करें तो 71% एरिया में तो जल है और 29% पर जो है ज़मीन बनी है, ये हम कहें भूमि है। तो उस भूमि में ज़मीन पर जो है जंगलों का विस्तार होना स्टार्ट हुआ, जंगल पैदा हुए, जंगलों का विस्तार हुआ, तरह तरह के पेड़ पौधों का जन्म होना स्टार्ट हुआ। आज भी जंगलों में होता है। तो ये किस काल में हुआ, ये हुआ है आपका डोवेनियन या डिवोनियन पीरियड की हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो ज़मीनों पर जंगलों का भी जन्म हुआ। दूसरी बात, उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई है। अभी उभयचर जीव बन रहे हैं। उभयचर जीवों का इसको काल नहीं कहा जाएगा, क्यों, अभी यहाँ बस बन रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन मृत्स्य की हम बात करें, मछलियों की हम बात करें, तो इन्होंने जो अपना कब्जा खूब बना रखा है। 5th पॉइंट की हम बात करें, इसको हम कार्बोनिफेरस के नाम से जानते हैं। कार्बोनिफेरस का पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसमें उभयचरों का काफ़ी विस्तार हुआ। उभयचरों का यहाँ तो उत्पत्ति हो रही है, बस बन नए नए जीव हो रहे हैं, वो जमीन में भी जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ उभयचरों का काफ़ी विस्तार हुआ, उन्होंने ज़मीन पर रहना ही कर लिया चालू, ज़मीन पर रहने लगे। अभी हम आगे की वीडियो में जो हम इसको डीपली पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कुत्ता, बिल्ली, भालू कहाँ से आए, हम देखेंगे घोड़ा, गेंडा, पिग, ये कहाँ से आए, डायनासोर कहाँ से आए, उड़ने वाले सरीसृप कहाँ से आए, ये सारी बात हम देखेंगे। और किस पीरियड में आए, और ये पहले समंदर में रहते थे और फिर जो है ये पृथ्वी पर कैसे आए। अच्छा एक बात और, सर ये जीवन स्टार्ट हुआ, ये महासागर में हुआ या समंदर में हुआ, ज़मीन पर क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ कि पहले ज़मीन पे लावा भड़कता था या जो है ज्वालामुखी भड़कती थी, तो पृथ्वी गर्म थी। देखिए जंगल भी नहीं है पृथ्वी पर, पेड़ पौधे भी नहीं है, तो पृथ्वी बंजर थी, आग उगलती थी। लेकिन वहीं हम समंदर की बात करें तो वह ठंडा था, पानी था, वहाँ ही पहले घास आई, तो सब कुछ आया। फिर बाद में तो पृथ्वी में, अब पृथ्वी बहुत ठंडी हो चुकी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, आज भी पॉल्यूशन को लेकर, उसको लेकर पृथ्वी गर्म होती जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर। तो बहुत सालों बाद यहाँ पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म है, लेकिन बहुत सालों बाद ठंडा होगा। तो हम इसमें देखते हैं 3rd पॉइंट में कार्बोनिफेरस की हम बात करें पीरियड की, तो उसमें उभयचर जीवों का भी विस्तार हुआ और सरीसृपों की उत्पत्ति हुई और बड़े वृक्षों की उत्पत्ति हुई। जो बड़े बड़े वृक्ष जो हुए हैं, जैसे हमने कहा कि जंगलों का जन्म होना स्टार्ट हुआ, तो इस काल में क्या बड़े बड़े वृक्ष बनने लगे, बड़े बड़े दरख्त बनने लगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे बनने लगे, तो उनका विस्तार हुआ। इस टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं उभयचरों का युग, और इसको हम कह सकते हैं बड़े वृक्षों का भी युग से हम कह सकते हैं। दोनों बातें आप नोट कर लेंगे। इसको हम कह सकते हैं उभयचरों का युग, और इसको हम कह सकते हैं, इसी वाले को ही हम कह सकते हैं बड़े वृक्षों का युग। आइए आखिरी पॉइंट देखते हैं, जिसको हम परिमेयन नाम से जानते हैं या परिमेयन पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, जो पर्वत बने हुए हैं, जो पर्वत हैं पृथ्वी पर,
तो सबसे ज़्यादा बड़े पर्वतों का निर्माण जिस पीरियड में होता है उसका नाम है परमियन। ऐसे करके पृथ्वी अपने बेसिक स्ट्रक्चर में आ रही है। जो पृथ्वी आज है वो धीरे धीरे बन रही है। देखिए हमने पहले वाले में देखा तो यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला की बात रखी गई, घास की उत्पत्ति हुई समुद्र के अंदर, फिर मछलियों का विकास हुआ, उसके बाद समुद्र से स्थल पर आना स्टार्ट किया जीव जंतुओं ने। उसके बाद हमने देखा तो मछलियों के बारे में हमने देखा, उभयचर के बारे में हमने देखा, जमीन पर जंगलों का उदय हुआ। फिर अगले पीरियड में हमने देखा तो बड़े बड़े वृक्ष की जो है उत्पत्ति होने लगी। और फिर एक बात यहाँ रहेगी इस वाले 5 वाले पॉइंट में, गोंडवाना की चट्टानों का निर्माण भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। गोंडवाना के बारे में आपको पढ़ाएंगे हम क्या है गोंडवाना, अलग से हम इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाएंगे। तो आप फिलहाल इतने समझेंगे कि जो चट्टान है गोंडवाना की उनका निर्माण हुआ। आखिरी पॉइंट में बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक फॉरेस्ट आज भी जर्मनी के अंदर स्थित है। तो बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ जिसमें एक ब्लैक फॉरेस्ट है। तो अब जब पेड़ पौधे ज़मीन पे आने लगेंगे और ज़मीन पर जब पेड़ पौधे पैदा होंगे तो ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा, बारिश आने लगेगी और हरी भरी पृथ्वी होने लगेगी। तो फिर चेंजिंग आएंगी और फिर धीरे धीरे आगे वाले काल में जब इसके बाद और काल पड़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या और बदलाव इसमें आने वाले हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हैवी हो गई है और चूंकि मुझे ही पसीने आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा लंबी मैं बना भी नहीं सकता और आपके लिए ये नुकसान करेगी। तो इसीलिए सभी लोगों को मेरा धन्यवाद और ये वीडियो हमारे आपके लिए लाभदायक होगी।